जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत कम्युनिकेशन जो कि यूनिट 4 से संबंधित यूनिट और टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं और उनके जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने शुरुआती सेशन ले लिया होगा, तो पहले उन्हें ले फिर इसके बाद इस सेशन को ले। देखिए यहाँ पे दिया है कि शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है। जब हम एजुकेशन में बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, तो इन दोनों का उद्देश्य है क्या। तो इन दोनों का है कि लर्निंग में परिणामों को जो है इष्टतम यानी मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, इसलिए इस तरीके से। तो शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं शिक्षा में, इन सब के लिए सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि लर्निंग के हमारे जो परिणाम आउटकम निकले वो बढ़िया से बढ़िया यानी बहुत ही उच्चतम स्तर का निकले। शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा की प्रभावशीलता, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है और इफेक्टिविटी भी बढ़ाता है और अध्यापन और अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। सूचना और संचार तकनीक से तात्पर्य सूचना संप्रेषण तकनीक से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न होता है। सामान्य अर्थ में कहा जा सकता है कि किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुँचाना जिस रूप में वह है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा है कि मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये है कि मधुमक्खियों का जो नृत्य है वो दूसरी मधुमक्खियों को ये बताता है कि मधुरस कहाँ से मिलेगा। ये उनके सामूहिक संचार की बात है ना। वो आपस में एक दूसरे को बता रही है। तो समूह संचार के तहत संदेशों का आदान प्रदान प्रायः एक के द्वारा सभी तक या सभी की सूचनाएं सभी को प्राप्त होती हैं। नीचे दिए गए संप्रेषण से संबंधित सही प्रक्रिया का चुनाव करना है। सूचना, जोखिम, प्रोत्साहन, व्यवहार परिवर्तन। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए जोखिम, सूचना, प्रोत्साहन, व्यवहार परिवर्तन। देखिए समानता एक ऐसी प्रक्रिया जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से, यानी समानता एक ऐसी प्रक्रिया जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। इसमें है प्रदर्शन के बाद सूचना, फिर प्रोत्साहन, फिर व्यवहार परिवर्तन। स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है। नैदानिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, प्रदर्शक एकीकरण, स्थानिक एकीकरण। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय और आमने सामने के संचार को सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। साझा मान्यताओं, मूल्यों और मानदंडों के आधार पर एक व्यक्ति किसी समूह या टीम से संबंधित महसूस करता है, सामाजिक एकीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण है। तो ये है प्राग अनुभविक संप्रेषण। ये है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण। देखिए प्राग अनुभविक संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक प्रमुख चरण है। समानता अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटर जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसका मतलब है दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और तथ्यों के आदान प्रदान से। इस संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक की प्राप्ति तुरंत होती है। इसमें फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि इसी के द्वारा संप्रेषण क्रिया आगे बढ़ती है। साक्षात्कार, वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि में इंटर जो कम्युनिकेशन होता है वो संप्रेषण ही होता है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं। संप्रेषण में विचार, तथ्य और मतों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों ही शामिल होता है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर। संप्रेषण में विचार, तथ्य और मतों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, इसमें सूचना और समझ भी होता है। तीसरा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और एक सर्कुलर प्रोसेस भी होता है। तो संचार की विशेषताओं में देखें तो क्या क्या होता है। एक तो संचार के परंपरागत स्वरूप में कुल 5 तत्व होते हैं जिनमें संदेशवाहक, वक्ता अथवा लेखक है। विचार जो संदेश, आदेश या अन्य रूप में है। संवहन कहने, लिखने अथवा जारी करने के रूप में। संदेश प्राप्त करने वाला, संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया आदि तत्व होते हैं। लेकिन संचार के आधुनिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाए जो संचार के निम्नलिखित तत्व प्रकाश में आते हैं। संचार एक सतत प्रक्रिया, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा है संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है, मीन्स टू कन्वे मीनिंग। दूसरा है कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। तीसरा, संचार एक प्रबंधकीय कार्य, कम्युनिकेशन इज ए मैनेजरल टास्क। संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार हैं, डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन्हें सुमेलित करना है आपको। सेट 1, सेट 2 संप्रेषण के तत्व और प्रक्रम भाग का विवरण। यहाँ देखिए दिया है संप्रेषक, आग्राहक, संदेश और माध्यम। तो संप्रेषक
के तत्व में संप्रेषक, आग्राहक, संदेश और माध्यम। दूसरी तरफ है मस्तिष्क, वैद्युत चुंबकीय आवेग, केंद्रीय स्नायु तंत्र, संवेदी अंग। तो यहाँ पे क्रमशः हम देखें, सेट 1 में दिए गए संप्रेषण के तत्व, सेट 2 में उनके प्रक्रम का सही सुमेलन लिखना है। संप्रेषण के तत्व और दूसरा प्रक्रम भाग का विवरण। तो यहाँ पे देखिए संप्रेषक, आग्राहक, संदेश, माध्यम। तो क्रमशः यहाँ पे संप्रेषक ये संवेदी अंग, आग्राहक मस्तिष्क, संदेश वैद्युत चुंबकीय आवेग, माध्यम केंद्रीय स्नायु तंत्र। कक्षा में निम्नलिखित में किससे कारण प्रतिपुष्ट में विलंब हो सकता है? तो किसके कारण? शब्दार्थ शोर की वजह से। देखिए कक्षा में शब्दार्थ शोर की विद्यमानता के कारण प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक में विलंब हो सकता है। तो कक्षा में शब्दार्थ शोर की विद्यमानता के कारण प्रतिपुष्ट में विलंब हो सकता है। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दिए जा रहे व्याख्यान में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली तीव्र ध्वनि को छात्रों द्वारा सही ढंग से ना सुन पाने के कारण उनके द्वारा प्रत्युत्तर देने में विलंब हो सकता है। संचार की भाषा का गठन है यादृच्छिक संचार, सामाजिक, दैवीय, आचरणित संचार। तो कौन सा इसमें होगा? द सोशल वर्ड, सामाजिक संचार। सामाजिक संचार से संचार की भाषा का गठन होता है क्योंकि व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक संप्रेषण की जिस क्रिया का भी अनुसरण करता है वह उसे कहीं ना कहीं समाज से ही प्राप्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? तो यह अंतर संबंधों के नेटवर्क से। संप्रेषण प्रक्रिया में संकेतों की अर्थ प्राप्ति अंतर संबंधों के नेटवर्क से होती है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया में जिस भी संकेत या सूचना का आदान प्रदान होता है उसके वास्तविक निहितार्थ को प्रेषक और प्रेषित के निहित अंतर संबंधों के आधार पर ही समझा जा सकता है। कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण क्या है? तो कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण इनमें से क्या है? तो यह अंतर्निहित। कक्षा के अंतर्गत अंतर्निहित संप्रेषण गुणार्थक संप्रेषण होता है। एक संप्रेषण प्रक्रिया में जितना निहितार्थक संप्रेषण होगा वह उतना ही गुणार्थक संप्रेषण भी होगा। एक अच्छी संप्रेषणकर्ता, यहाँ पे एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? उसे संगठित रहना चाहिए, उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, उसे अधिनायकवादी होना चाहिए, उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। तो एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए संप्रेषण अनुभव के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सहभागियों में परस्पर लाभ के लिए परिवर्तन होता है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं: संगठित होने का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, भाषा के उचित उपयोग का सिद्धांत, संप्रेषण माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने का सिद्धांत, विचारों की सुसंबद्धता तथा भाषा की अस्पष्टता का सिद्धांत, कहानी कहने की विधा को वरीयता देने का सिद्धांत। नीचे दो सेट दिए गए हैं। पहला है संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार, दूसरा विशेषताएं। देखिए एक है गैर श्रोता, सीमांत श्रोता, मूल्यांकन श्रोता, सक्रिय श्रोता। और सामने दिया है अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होना या और भी संप्रेषण के संदर्भ में अर्धगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करना। तो ये कुछ प्रकार। तो देखिए सेट 1 में दिए गए संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार तथा सेट 2 में दी गई उनकी विशेषताओं का सही सुमेलन निम्नवत है। संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार में गैर श्रोता, सीमांत श्रोता। तो गैर श्रोता कौन होता है? अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होता है। गैर श्रोता कौन है? जो सुनने वाला नहीं है, जो अपेक्षित जानकारी, जो अपेक्षा की जाती की जानकारी हो उसके अलावा वो अन्य जानकारी में लिप्त होता है। और जो सीमांत श्रोता है वो संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि आप एक लिसनर हो और सामने कोई जो है बोल रहा है, तो आप उसमें गैर श्रोता में आते हो, सीमांत में आते हो या मूल्यांकन में आते हो, या पर्टिकुलर जो भी डिलीवर किया जा रहा है एक सक्रिय श्रोता के तौर पे आप सब कुछ सुन रहे हो। तो यहाँ पे गैर श्रोता वो होगा कि जो भी जानकारी दी जाती है उसको छोड़ के उसे और भी जानकारी जो है पता है। और सीमांत है कि उसने एक अपना बीच बीच में ध्यान आपकी तरफ दे रहा है, लिसनर के तौर पे वो सुन रहा है फिर नहीं भी सुन रहा है, तो सीमांत श्रोता एक सीमा तक ही सुनता है। और मूल्यांकन श्रोता संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। और सक्रिय श्रोता कौन सा है? निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखना।
आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें तो गेट कीपिंग कहते हैं। देखिए, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना यानी कम्युनिकेट हो जो होता है वो आम लैंग्वेज में कम्युनिकेट हो या कक्षा में जो बातचीत होती है, सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण में प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहते हैं, है ना, गेट कीपिंग। यह विचार पहली बार जो गेट कीपिंग है कुर्ट लेविन 1890 से 1947 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मनोविज्ञान में अग्रणी थे। गेट कीपर तय करता है कि समूह या व्यक्तियों से आगे कौन सी जानकारी उन्हें सूचना गेट के माध्यम से ली जानी चाहिए या नहीं, या कौन सी जानकारी नहीं ली जानी चाहिए। गेट कीपर जो होता है एक उच्च स्तर पर डेटा निर्णय निर्माता है जो संपूर्ण सामाजिक प्रणाली में सूचना प्रवाह को कंट्रोल करता है। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? तो वो है ज्ञान से। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित मामले शामिल हैं, जबकि संवेग, भ्रांति व पलायनवाद से संबंधित मामले इसमें शामिल नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की या केंद्रित और अकेंद्रिता दोनों है, या प्रतिभाग परक नहीं है, या दार्शनिक या लाक्षणिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की एक विशेषता है? यह केंद्रित और अकेंद्रिता दोनों ही है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मानव के सर्वांगीण विकास तथा प्रभावशाली जीवन प्रत्याशा हेतु अत्यधिक महत्व है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का संबंध माता पिता एवं बालक मित्रों सहकर्मियों के मध्य आदान प्रदान से होता है। एवं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह केंद्रित और अकेंद्रित दोनों ही तरह का होता है। हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्वच्छता भी निखरती है, तथा संदेशों का अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। ये क्या कहलाता है? तो ये संप्रेषण चयनात्मकता कहलाता है। हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्वच्छता भी निखरती है, तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं, उनकी गलत व्याख्या करते हैं, तो यह संप्रेषण चयनात्मकता कहलाती है। संप्रेषण चयनात्मकता के अंतर्गत संदेश प्राप्तकर्ता बिना पूरा संदेश सुने उसके किसी भाग के आधार पर संदेश की व्याख्या कर देता है, जिससे संप्रेषण का सही अर्थ नहीं निकल पाता। जन संचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का असूचक है? तो यह सूचक है। तो ये किस तथ्य का है? आग्राहक सक्रिय का। जनसंचार माध्यम में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। तो यह किस तथ्य का सूचक है? तो ये सूचक जो है आग्राहक सक्रिय का है। आग्राहक सक्रियता के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते हैं और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करता है। संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब आदाता संदेश का अवबोध करता है। कंप्लीट तब मानेंगे ना, जैसे हमने कुछ भी बोला, डिलीवर किया और आप तक ये पहुंच गया, तो संप्रेषण प्रक्रिया को तभी कंप्लीट मानेंगे जब आदाता संदेश का अवबोध करता है। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जब प्रेषक द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित संदेश प्रेषिती को प्राप्त हो जाए और वह उसके निहित अर्थ को समझकर उसका फीडबैक भी दे दे, तब मानिए कि हाँ, कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हुआ। एक ग्राहक बैंक को लिखता है, कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में मेरी लेन देन की एक विवरणी भेजें। संप्रेषण के संदर्भ में इसको क्या कहा जाएगा? यानी एक ग्राहक बैंक को लिख दिया कि मेरे बचत बैंक खाता ए में मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजें, तो ये क्या है? संप्रेषण के संदर्भ में इसको कहा जाएगा कि उसने एक मैसेज भेजा है। तो एक ग्राहक बैंक को जब लिखता है कि कृपया मेरे विगत 3 माह के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में मेरे लेन देन की एक विवरणी भेजें, उपयुक्त को ग्राहक के संप्रेषण के संदर्भ में संदेश कहा जाएगा, क्योंकि एक ग्राहक अपने बैंक से अथवा बैंक अपने ग्राहक से संदेश या कॉल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़े और बराबर अपडेट के लिए। और प्लीज़ चैनल पे अपना सहयोग ज़रूर दिखाएं, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।